आज हम स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 2 यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है रैंक एंड नलिटी ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक रैखिक रूपांतरण की जाति एवं शून्यता। सबसे पहले रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हिंदी में रैखिक रूपांतरण की जाति क्या होता है ये हम जानेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैं आप लोगों को पिछले चैप्टर्स में पढ़ा चुका हूँ। अभी मैं आप लोगों को रैंक निकालना सिखाऊंगा। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन को हिंदी में विमा कहते हैं, तो डायमेंशन जो है उसके बेसिस में अवयवों की संख्या, मतलब उसके आधार में कितने अवयव हैं उनकी संख्या पर निर्भर करता है। यदि किसी सदिश समष्टि के आधार में 4 अवयव हैं, है ना, मैं कह रहा हूँ कि इफ इन अ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस के जो बेसिस है नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 4, है ना। अगर किसी भी वेक्टर स्पेस का जो बेसिस है उसमें 4 एलिमेंट है, 4 अवयव हैं, तो उस सदिश समष्टि का जो डायमेंशन होगा, विमा होगा, वह भी 4 होगा। यदि वेक्टर स्पेस के जो बेसिस है उसमें 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स हैं, है ना, तो उस जो वेक्टर स्पेस है जिसको हिंदी में सदिश समष्टि कहते हैं, तो वो जो सदिश समष्टि है उसके जो डायमेंशन होगा, विमा होगा, वो 3 होगा, 3 होगा। मतलब मेरा ये कहना है कि किसी भी वेक्टर स्पेस जिसको हिंदी में हम सदिश समष्टि कहते हैं, उसकी जो डायमेंशन होता है वह उनके आधार में अवयवों की संख्या के आधार पर हम बताते हैं, है ना। उसके आधार में कितने अवयव हैं, यदि उसके आधार में 3 अवयव हैं तो उसका डायमेंशन 3 हुआ, मतलब उसका विमा 3 हुई, है ना। अगर उसके आधार में 4 अवयव हैं तो उसका डायमेंशन 4 हुआ। अगर उसके आधार में 10 अवयव है तो उसका डायमेंशन 10 हुआ। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस, फिर से मैं बोल रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ दैट वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन आप कैसे पता करोगे, उसके बेसिस में कितने एलिमेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस। अब बेसिस क्या होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं आधार। आधार क्या होता है, व्हाट इज बेसिस, ये भी आप समझ लीजिए। बेसिस जो होता है जिसको हम आधार कहते हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं वह लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, रैखिकता स्वतंत्र होना चाहिए, पहला। दूसरा ये है, मान लो हमने किसी सेट को वेक्टर स्पेस का बेसिस कहा है, आधार कहा है, तो वो जो वेक्टर स्पेस है उस वेक्टर स्पेस का प्रत्येक अवयव, उस सदिश समष्टि का प्रत्येक अवयव आधार अवयवों के रैखिक संचय के रूप में व्यक्त किया जा सके। मैं ये कह रहा हूं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द वेक्टर स्पेस का प्रत्येक अवयव, एवरी एलिमेंट ऑफ द वेक्टर स्पेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस एलिमेंट्स, जिस आपको आप बेसिस बना रहे हो, जिसको आप आधार बना रहे हो, उनके एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से वेक्टर स्पेस का प्रत्येक एलिमेंट एक्सप्रेस किया जा सके। ठीक है, तो बेसिस बनने के लिए 2 प्रॉपर्टी है, हमेशा याद रखना आप लोग। पहला हमने कहा है कि बेसिस के एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, रैखिकता स्वतंत्र होते हैं। और दूसरा हमने कहा है कि बेसिस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन से वेक्टर स्पेस के एलिमेंट बनते हैं, है ना। यदि वेक्टर स्पेस का हमने कोई बेसिस बनाया है, उस बेसिस के जो एलिमेंट्स है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन, रैखिक संचय से वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स बनेंगे। इस प्रकार से आपको बेसिस के बारे में 2 प्रॉपर्टी याद रखना है। और मैं आप लोग बताता हूँ कि यदि बेसिस में एलिमेंट की संख्या 5 है तो हमारा डायमेंशन भी 5 हुआ। ठीक है, जितने एलिमेंट बेसिस में होंगे वो उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन कहलाएगा, विमा कहलाएगा। समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं आप लोग बताता हूँ कि डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस,
रेंज स्पेस क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो हमने लिखा है लेट यूएफ एंड वीएफ बी टू वेक्टर स्पेसेस। यूएफ और वीएफ दो सदिश समष्टियां हैं। मान लो यूएफ तथा वीएफ दो सदिश समष्टियां हैं, है ना। तो यूएफ और वीएफ दो वेक्टर स्पेसेस हैं एंड टी यूएफ टू वीएफ मतलब फ्रॉम यूएफ टू वीएफ यहाँ से यहाँ बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी एक रैखिक रूपांतरण है। टी यू से भी में एक रैखिक रूपांतरण है, ठीक है। तो यूएफ और वीएफ दो वेक्टर स्पेसेस हैं, सदिश समष्टियां हैं, और टी जो है यू से भी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, रैखिक रूपांतरण है, ठीक है। अब इस यू के जितने भी एलिमेंट होंगे उसका जो इमेज है इस भी के अंदर आएगा। तो भी के अंदर जितने एरिया में इमेजेस मिलेंगे वह एरिया कहलाता है रेंज स्पेस। हिंदी में उसको टी का परिसर कहते हैं। टी का परिसर, रेंज ऑफ टी, रेंज स्पेस ऑफ टी, ठीक है। रेंज स्पेस ऑफ टी एक बार मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, है ना। अभी आपको डायग्राम से समझाऊंगा। ये देखिए डायग्राम में शायद आपको समझ में आ जाए। जैसे ये यू है, यू में जितने भी एलिमेंट्स है ना, उसकी इमेजेस भी के अंदर मिलेंगे। तो सपोज इतने एरिया में यू के सारे एलिमेंट की इमेज हमें मिल रहे हैं इतने एरिया में, तो ये एरिया कहलाएगा रेंज स्पेस ऑफ टी या रेंज ऑफ टी आप पढ़ सकते हो। हिंदी में टी का परिसर। और इसका जो डायमेंशन होगा, रेंज ऑफ टी का जो डायमेंशन होगा वो कहलाएगा रैंक ऑफ टी। टी की जाति कहलाएगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए ये हमारा वेक्टर स्पेस है, ये भी एक वेक्टर स्पेस है, और टी जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम यू टू वी। टी यू से भी में एक रैखिक रूपांतरण है। टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी। अब यू के जितने भी एलिमेंट है, यू में जितने भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट के इमेजेस हमें भी के अंदर मिलेगा। तो सपोज मान लो इतने एरिया में हमें यू के सारे एलिमेंट के इमेजेस मिल रहे हैं इतने एरिया में, तो ये जो एरिया कहलाएगा रेंज ऑफ टी, या आप बोल सकते हो रेंज स्पेस ऑफ टी। इसका और दूसरा नाम है इमेज ऑफ टी। इसको आप ऐसे भी बोल दो चलेगा, इसी को आप बोल दो इमेज ऑफ टी, है ना। टी का इमेज ऐसा है, ठीक है। या इमेज ऑफ यू, यू का पूरा इमेज सेट है, इमेज सेट ऑफ यू बोल सकते हो, या इमेज ऑफ टी बोल सकते हो, या रेंज ऑफ टी आप बोल सकते हो, रेंज स्पेस ऑफ टी बोल सकते हो। इसको कई नाम से आप जान सकते हो, है ना। तो ये जो रेंज सेट है इसका जो डायमेंशन होगा, इसका जो वीमा होगा, इसका डायमेंशन आप कैसे पता करोगे? इसके बेसिस में कितने एलिमेंट है। मान लो इसके बेसिस में 3 एलिमेंट है तो इसका डायमेंशन 3 हुआ। मान लो इसके बेसिस में 2 एलिमेंट है तो इसका जो डायमेंशन है 2 हुआ। तो इसका जो डायमेंशन होगा रेंज सेट का, रेंज सेट को ही हम इमेज सेट भी बोलते हैं, ठीक है। इमेज ऑफ टी बोल सकते हो, या इमेज ऑफ यू आप कह सकते हो, या रेंज स्पेस ऑफ टी कह सकते हो। तो ये जो रेंज स्पेस है इसका डायमेंशन ही टी का रैंक कहलाएगा, रैंक ऑफ टी कहलाएगा। यहाँ में लिखा है द डायमेंशन ऑफ द रेंज स्पेस ऑफ टी, द डायमेंशन ऑफ द रेंज स्पेस ऑफ टी इज कॉल्ड द रैंक ऑफ टी, ठीक है। टी के परिसर की विमा को, टी के परिसर की विमा को टी की जाति कहते हैं। इसे रो और ब्रैकेट में से टी, रो का साइन है, रो टी से निरूपित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय रो टी। तो रैंक ऑफ टी होता है रो टी, जिसको हम बोलते हैं डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, ठीक है। रेंज ऑफ टी का जो विमा है उसी को हम टी की जाति कहते हैं, रैंक ऑफ टी कहते हैं। अब हम आते हैं नल स्पेस के बारे में। अब मैं आप लोग पढ़ाने वाला हूँ नल स्पेस, शून्य समष्टि। इसी को हम कर्नेल भी बोलते हैं, है ना। नल स्पेस अगर आप नहीं बोलोगे तो इसको कर्नेल बोल सकते हो। हिंदी में भी इसको हम कर्नेल कहते हैं, है ना। या हिंदी एक और नाम है इसका अष्टी कहते हैं, हिंदी में अष्टी। कर्नेल बोलो या अष्टी बोलो, ठीक है। तो नल स्पेस क्या होता है देखो, नल स्पेस के बारे में आपको बताया था हूँ। यूएफ और वीएफ दो वेक्टर स्पेसेस हैं, दो सदिश समष्टियां हैं, और टी जो है यू से भी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, रैखिक रूपांतरण। टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी। अब नल स्पेस में ऐसे एलिमेंट आएंगे यू से जिसका टी में 0 डेस आ रहा है ना। मतलब यू के ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन है ये जिसमें टी अगर ऑपरेट करे तो आंसर 0 डेस आए।
देखो डायग्राम से आपको समझाता हूँ। ये हमारा वेक्टर स्पेस है, ये भी वेक्टर स्पेस है। यहाँ से यहाँ मैपिंग है टी, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, रैखिक रूपांतरण है। यू के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसका टी इमेज में उसमें टी ऑपरेट कर रहे हैं तो आंसर 0 डेस आ रहा है। तो ये जो एलिमेंट का कलेक्शन है ये कहलाता है नल स्पेस ऑफ टी, है ना, टी का शून्य समष्टि, इसको हम बोलते हैं नल स्पेस ऑफ टी। इसी को आप कर्नेल भी बोल सकते हो, कर्नेल ऑफ टी, ठीक है, कर्नेल ऑफ टी बोलो या नल स्पेस ऑफ टी। यह टी का शून्य समष्टि है। इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे जिसका टी इमेज 0 डेस के बराबर होगा, मतलब ऐसे अल्फा आएंगे जहां पर टी ऑफ अल्फा 0 डेस होगा। चलिए अब इसका जो डायमेंशन होगा, नल स्पेस का जो डायमेंशन होगा, ये इसको हम बोलेंगे नलिटी ऑफ टी, टी की शून्यता। इसका जो डायमेंशन होगा, नल स्पेस का जो डायमेंशन है, नल स्पेस की जो विमा है, उसको हम नलिटी ऑफ टी बोलेंगे। तो हम पढ़ाने वाले हैं आपको नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक रैखिक रूपांतरण की शून्यता। यूएफ और वीएफ दो वेक्टर स्पेसेस हैं, टी यू से भी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, रैखिक रूपांतरण है ना, मतलब टी एक रैखिक रूपांतरण है। द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी, हमने लिखा है देन द डायमेंशन ऑफ the null space of T is called the nullity of T and it is denoted by nu T। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है T की शून्य समष्टि की विमा को, T की शून्य समष्टि, नल स्पेस बता चुका हूँ आपको, जिसको हम कर्नेल भी आप कहते हैं या नल स्पेस आप कह सकते हो। तो जो नल स्पेस का जो विमा होगा उस विमा को T की शून्यता कहते हैं, इसे न्यू टी से निरूपित करते हैं। टी की शून्यता होता है न्यू टी, और इसे हम बोलते हैं जो शून्य समष्टि उसकी विमा, नल स्पेस की विमा, डायमेंशन। ठीक है, तो नलिटी ऑफ टी होता है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी, इसको हम नलिटी कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नाम है सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी, सिल्वेस्टर का शून्यता नियम। ठीक है, इसको रैंक नलिटी थ्योरम भी कहते हैं, जाति शून्यता प्रमेय। ठीक है, तो सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी बोल सकते हो, रैंक नलिटी थ्योरम बोलोगे, दोनों चलेगा। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे, फिर हम इसका प्रूफ आपको बताएंगे। लेट यूएफ एंड वीएफ बी टू वेक्टर स्पेसेस, मान लो यूएफ और वीएफ दो सदिश समष्टियां हैं, यूएफ और वीएफ दो वेक्टर स्पेसेस हैं, सदिश समष्टियां हैं। एंड टी फ्रॉम यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तथा टी यू से भी में एक रैखिक रूपांतरण है। टी जो है यू से भी में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, रैखिक रूपांतरण है। सपोज दैट यूएफ इज फाइनाइट डायमेंशनल, यूएफ जो है इसका जो डायमेंशन है वो फाइनाइट है। इसका मतलब ये है कि इसके बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, इसके आधार में अवयवों की संख्या निश्चित है, परिमित है ना। तो हमने लिखा है मान लो यूएफ एक परिमित विमी है। ठीक है, देन तब रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू होता है डायमेंशन ऑफ यू। याद रखना, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू होता है डायमेंशन ऑफ यू। टी की जाति प्लस टी की शून्यता बराबर होता है यू की विमा। ये हमें प्रूव करना है, इसे हम कहते हैं सिल्वेस्टर का शून्यता नियम, है ना। दिस इज कॉल्ड सिल्वेस्टर लॉ ऑफ नलिटी। याद रखना, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। चलिए हम इसका प्रूफ देते हैं। लेट यूएफ एंड वीएफ बी टू वेक्टर स्पेसेस एंड टी फ्रॉम यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यूएफ और वीएफ दो सदिश समष्टियां हैं और टी जो है यू से भी में एक रैखिक रूपांतरण है। सपोज दैट, मान लो कि यू इज फाइनाइट डायमेंशनल, यू परिमित विमी है। जब ये फाइनाइट डायमेंशनल है तो इसके बेसिस में, इसके आधार में अवयवों की संख्या परिमित होगी, मतलब इसके बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने मान लिया रैंक ऑफ टी के बारे में, इसको हम बोलते हैं रेंज स्पेस ऑफ टी। रेंज स्पेस ऑफ टी है ये, है ना। तो रेंज ऑफ टी में ऐसे टी ऑफ अल्फा टाइप के एलिमेंट होंगे जहाँ पे अल्फा यू से लिया जाएगा। डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि यू में जितने भी अल्फा है उनका इमेज
यहाँ पे आएगा, मान लो यहाँ पे कोई अल्फा है तो इसके में यहाँ टी ऑफ अल्फा आएगा। तो ये जो टी ऑफ अल्फा है ये इस रेंज सेट का एलिमेंट है, रेंज ऑफ टी का एलिमेंट है ना। तो रेंज ऑफ टी बी द रेंज ऑफ टी, टी का परिसर है। और नल स्पेस भी मैंने आपके यहाँ बताया है। तो नल स्पेस जो होता है जिसको एन ऑफ टी कहते हैं, इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे यू से जिसका टी इमेज 0 डेज के बराबर है। तो ये नल स्पेस है, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके एलिमेंट पे जब टी ऑपरेट होगा तो ये 0 डेज होगा। ये नल स्पेस है और ये हमारा रेंज ऑफ टी है। ओके, चलिए ये तो हम बता चुके थे पहले से भी, हम आगे बढ़ते हैं। लेट, मैंने मान लिया एस इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के बी द बेसिस ऑफ नल स्पेस ऑफ टी। ठीक है, हमने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के को नल स्पेस का आधार बताया है। यहाँ पे आप देखिए डायग्राम में नल स्पेस जो है यू के अंदर है, इसका जो बेसिस है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के ले रहे हैं, है ना। मतलब इसका डायमेंशन के हुआ क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट के हैं, 1 2 3 4 पूरा के एलिमेंट्स है, तो नल स्पेस का डायमेंशन के आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके बेसिस में कुछ एलिमेंट और ऐड कर लेंगे तो यू का बेसिस बन जाएगा। क्योंकि ये जो नल स्पेस है यू का सब स्पेस है, देखो डायग्राम में दिख रहा होगा, जो एन ऑफ टी है इस यू का ही सब स्पेस है। तो इसके बेसिस में के एलिमेंट्स है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा अल्फा के, इसमें कुछ एलिमेंट और ऐड करेंगे तो यू का बेसिस बन जाएगा। हम एक्सटेंशन थ्योरम अप्लाई कर देंगे, है ना, विस्तार प्रमेय। तो इसमें कुछ मेंबर और ऐड कर देंगे इसके बेसिस में, तो यू का बेसिस हमें मिल जाएगा। हमने लिखा है सिंस नल स्पेस ऑफ टी इज अ सबसेट ऑफ यू, नल स्पेस ऑफ टी यू का सब स्पेस है, सबसेट है, देयरफॉर बाय एक्सटेंशन थ्योरम। ठीक है, अतः विस्तार प्रमेय से वी कैन एक्सपांड एस, इस एस के बारे में बात कर रहा हूँ, वी कैन एक्सपांड एस फॉर द बेसिस ऑफ यू, है ना। हम एस को यू के आधार के लिए विस्तारित किया जा सकता है। ठीक है, हम एस को यू के आधार के लिए विस्तारित कर सकते हैं, लिख सकते हो प्रमेय से, ये हम लिखने की जरूरत नहीं है। से एस को यू के आधार के लिए विस्तारित किया जा सकता है। ठीक है, क्या कहा, नल स्पेस ऑफ टी यू का सबसेट है, अतः विस्तार प्रमेय से एस को यू के आधार के लिए विस्तारित किया जा सकता है। देयरफॉर बाय एक्सटेंशन थ्योरम वी कैन एक्सपांड एस फॉर द बेसिस ऑफ यू। तो इसमें कुछ मेंबर और हमने ऐड कर दिया, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के तक था, अल्फा के प्लस 1 अल्फा के प्लस 2, इसमें अल्फा एन तक ले लिया। अब ये बन गया बी अ बेसिस ऑफ यू, हमने मान लिया। सो लेट, इसलिए माना S1 इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के प्लस 1 अल्फा के प्लस 2 अल्फा एन बी अ बेसिस ऑफ यू, यू का एक आधार है। ठीक है, तो ये नल स्पेस ऑफ टी का आधार था। इसमें कुछ मेंबर और ऐड कर दिए, कुछ एलिमेंट और हमने ऐड कर दिया उसमें। जब इसमें कुछ एलिमेंट और ऐड किए तो यू का बेसिस बन गया, यू का आधार बन गया। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट के हैं, ठीक है, तो ये नल स्पेस का डायमेंशन के आएगा और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एन है, टोटल एलिमेंट एन है, 1 से n तक जा रहा है, तो यू का जो डायमेंशन होगा वो n आएगा। ठीक है, नल स्पेस का डायमेंशन के आएगा और यू का डायमेंशन n आएगा। अब इन सब में अगर हम टी ऑपरेट कर दें, सारे एलिमेंट में टी ऑपरेट कर देंगे तो रेंज ऑफ टी का बेसिस बन जाएगा वो। ठीक है, ये किसका बेसिस है, यू का। यू के एलिमेंट पर जब टी ऑपरेट करेंगे तो रेंज सेट का बेसिस मिल जाएगा। तो हमने सब में टी ऑपरेट कर दिया सारे एलिमेंट में। जब सब में टी ऑपरेट कर दिया तो विल बी अ बेसिस ऑफ रेंज ऑफ टी, रेंज ऑफ टी का आधार हो गया। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के रेंज नल स्पेस का बेसिस था, इज अ बेसिस ऑफ नल स्पेस ऑफ टी, है ना, एन ऑफ टी का एक आधार था। जब ये नल स्पेस का बेसिस है तो इसमें टी ऑपरेट करोगे 0 आएगा, इसमें भी टी ऑपरेट करोगे 0 आएगा, इसमें भी टी ऑपरेट करोगे 0 आएगा, मतलब 0 मतलब 0 डेज, है ना, 0 डेज आएगा। क्यों, क्योंकि ये नल स्पेस के बेसिस है, नल स्पेस के एलिमेंट है, और नल स्पेस के एलिमेंट में जब टी ऑपरेट करते तो आंसर 0 डेज आता है। ठीक है, तो ये तो सारे 0 हो गए, ये 0 हो गए, ये 0 हो गए, ये 0 हो गए, तो S2 में इतने ही मेंबर बच जाएंगे जो रेंज ऑफ टी का बेसिस होगा। एक बार फिर से आपको समझाता हूं, देखिए ये हमारा यू का बेसिस है, ये यू का बेसिस है। ओके, हमने लिखा है बी अ बेसिस ऑफ यू का आधार है। इन सारे में हमने टी ऑपरेट कर दिया, जब टी ऑपरेट कर दिए तो ये रेंज ऑफ टी का बेसिस बन गया,
यू के एलिमेंट में जब टी ऑपरेट करेंगे तो रेंज सेट मिलेगा। तो ये रेंज ऑफ टी का बेसिस बना में लिखा है, विल बी आ बेसिस ऑफ रेंज ऑफ टी, है ना, रेंज ऑफ टी का एक आधार होगा। अब ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के एन ऑफ टी का बेसिस है, नल स्पेस का बेसिस है, शून्य समष्टि का आधार है। जब शून्य समष्टि का आधार है तो इसमें जब टी ऑपरेट करेंगे तो आंसर 0 मिलेगा, 0 डेस मिलेगा। तो इसमें टी ऑपरेट किए 0 डेस आएगा, इसमें भी टी ऑपरेट किए 0 डेस आएगा, इसमें टी ऑपरेट किए 0 डेस आएगा। तो ये सारे 0 हो जाएंगे, तो इतना ही बच जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ लिखा है, देखो ये सारे 0 हो गए, इतना ही बच गया, ये सारे 0 डेस हो गए, ठीक है, और इतना ही बच जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारा जो रेंज ऑफ टी का जो बेसिस है, रेंज ऑफ टी के बेसिस में इतने ही एलिमेंट रहेंगे ये, ठीक है। अल्फा के प्लस 1 टी ऑफ अल्फा के प्लस 1, टी ऑफ अल्फा के प्लस 2 एंड सो ऑन, टी ऑफ अल्फा एन इज अ बेसिस ऑफ रेंज ऑफ टी, रेंज ऑफ टी का आधार होगा। अब आप देखिए यहां पर देखो, इसके बेसिस में के एलिमेंट थे, इसका डायमेंशन के आएगा। इसके बेसिस में यू के जो बेसिस है इसमें एन एलिमेंट्स है, यू का डायमेंशन एन आएगा। लेकिन रेंज ऑफ टी का जो बेसिस है इसमें एन माइनस के एलिमेंट्स है, के प्लस 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, के प्लस 1 के प्लस 2 एन तक, तो टोटल एन माइनस के एलिमेंट्स है। स्टार्ट 1 से नहीं हो रहा है, याद रखना, के प्लस 1 से स्टार्ट हो रहा है, के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस एन, तो टोटल एन माइनस के एलिमेंट्स है। तो यहां पर आप देखिए डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी एन माइनस के आया। एक बार मैं आपको फिर समझाया, तो बहुत सारे बच्चों को काउंट करने भी नहीं आता है कितने हैं, गिनने के लिए भी बड़ा दिक्कत होता है उनको, 1 2 3 4 गिनती भी नहीं आता है। एक बार गिनती सिखाया था भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 20 है। 1 से स्टार्ट हुआ है 20 तक गया है, टोटल 20 है ये। अब मैं लिखता हूँ 11 12 13 एंड सो ऑन 20, ये टोटल 20 नहीं है, ये 20 है, ठीक है, लेकिन ये 20 नहीं है, 11 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हुआ है, इसी कारण 20 है, लेकिन ये 11 से स्टार्ट हो रहा है, 20 नहीं है। इसके पहले 10 डिजिट छूट गया है, ये आएगा 10 आएगा, पहले के 10 छूट गए हैं ना, तो ये टोटल 10 है, न कि 20। ये 20 है 1 से 20 तक, लेकिन ये 10 है। तो ये बताओ 1 2 एंड सो ऑन के प्लस 1 के प्लस 2 एंड सो ऑन एन, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ से अगर टोटल कहें तो एन है, 1 से स्टार्ट हुआ। अब इतना को छोड़ दे, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो एन माइनस के आएगा, इतना इतना एन माइनस के, इतना छोड़ दे तो ये कि एन माइनस के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी एन माइनस के है, डायमेंशन ऑफ एन ऑफ टी के है, डायमेंशन ऑफ यू एन है, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशन को आप देखिए, तो आप देख रहे हो डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू आएगा डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करो तो इसके इक्वल आ जाएगा। इसी डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी को हम नलिटी ऑफ टी कहते हैं, और डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी को रैंक ऑफ टी कहते हैं। तो हम देख रहे हैं डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू आएगा नलिटी ऑफ टी, इसी को नलिटी ऑफ टी कहेंगे, और इसको हम बोलेंगे रैंक ऑफ टी। तो डायमेंशन ऑफ यू इज इक्वल टू नलिटी ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ टी। इस प्रकार से ये सिल्वेस्टर थ्योरम का हम एक क्वेश्चन करते हैं। सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम V2 टू V3 डिफाइंड बाय टी ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी कामा ए माइनस बी कामा बी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमें इस टी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, रैखिक रूपांतरण प्रूव करना है। टी ऑफ ए बी दिया गया है ए प्लस बी कामा ए माइनस बी कामा बी, और टी मैपिंग है V2R से V3R। यहाँ पे कांस्टेंट जो फील्ड है, स्केलर फील्ड R दिया गया है ना, R जो है सेट ऑफ रियल नंबर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो यहाँ पर R जो है वो है सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ये हमारा स्केलर फील्ड है। और टी V2 से V3 में एक मैपिंग है, और टी का डेफिनेशन भी यहाँ दिया गया है, टी ऑफ ए बी इक्वल टू लिखा है ए प्लस बी कामा ए माइनस बी कामा बी, और हमें इस टी को बताना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैखिक रूपांतरण। आगे फाइंड द रेंज रैंक नल स्पेस एंड नलिटी ऑफ टी, क्या लिखा है, फाइंड द रेंज रैंक नल स्पेस एंड नलिटी ऑफ टी। टी का रेंज निकालना है, टी का रैंक फाइंड आउट करना है, टी का नल स्पेस फाइंड आउट करना है, और टी का नलिटी आपको फाइंड आउट करना है ना।
टी का परिसर, रेंज को परिसर बोलते हैं, जाति, रैंक को ही जाति हम कहेंगे, नल स्पेस को शून्य समष्टि और नलिटी को शून्यता। तो हमें टी की जाति परिसर निकालना है, जाति, शून्य समष्टि और शून्यता ज्ञात करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको टी ऑफ ए बी इक्वल टू ए प्लस बी कामा ए माइनस बी कामा बी दिया गया है। इसे क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया हमने, यह हमें क्वेश्चन से मिला है। अब हमें टी को बताना है कि वह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, रैखिक रूपांतरण है। टी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताने के लिए हमें ये रिजल्ट प्रूव करना पड़ेगा। टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू लाना पड़ेगा ए टी ऑफ अल्फा प्लस बी टी ऑफ बीटा फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर एंड अल्फा बीटा बिलोंग टू वी टू आर। यहाँ पे अल्फा बीटा बिलोंग टू वी टू आर हमने क्यों लिखा है, मैं आपको कारण बताता हूँ। क्योंकि जो अल्फा और बीटा है, जो अल्फा और बीटा लेते हैं वो यहाँ से लेते हैं, यहाँ से, है ना। और टी मैपिंग है V2 से V3 में, तो अल्फा और बीटा दोनों V2 के मेंबर है ना। और एक बात और याद रखना, जब हम इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं तो टी ऑपरेट होता है ए कामा बी में, मतलब ए बी पेयर में ऑपरेट होता है टी। तो जो अल्फा हम लेंगे उसको भी इसी फॉर्म में लेना होगा, मतलब अल्फा में लेना होगा A1 कामा B1, और बीटा को भी इसी फॉर्म में लेना होगा। तो बीटा हम ले लेंगे A2 कामा B2। इस प्रकार से अल्फा को भी इस प्रकार से पेयर में ले लेंगे A1 B1 के पेयर में, और बीटा को भी A2 B2 के पेयर में लेंगे, ताकि टी ऑफ अल्फा और टी ऑफ बीटा निकाला जा सके। ठीक है, तो टी ऑफ अल्फा और टी ऑफ बीटा आपको निकालना पड़ेगा, और फिर टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा निकालना पड़ेगा, और ये दोनों का वैल्यू इक्वल लाना पड़ेगा। यदि इक्वल आ जाता है तभी टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया अल्फा हमारा A1 कामा B1 है, और बीटा जो है A2 कामा B2 है, दोनों ही V2R के एलिमेंट्स हैं। टी ऑफ अल्फा निकालेंगे तो टी ऑफ A1 B1 आएगा। इक्वेशन नंबर 1 से टी ऑफ A1 B1 हो जाएगा A1 प्लस B1 कामा A1 माइनस B1 कामा B1। ये देखो इक्वेशन नंबर 1 आपको क्वेश्चन से मिला है ना जी। यहाँ A1 B1 लिखेंगे तो यहाँ भी A1 प्लस B1 आएगा, यहाँ A1 माइनस B1 आएगा, यहाँ B1 आएगा। ठीक है, वैसे ही जब यहाँ A2 B2 लिखेंगे तो यहाँ A2 प्लस B2 आएगा, यहाँ A2 माइनस B2 आएगा, यहाँ B2 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने टी ऑफ अल्फा निकाल लिया और टी ऑफ बीटा निकाल लिया है। ओके, अब हम निकालने वाले हैं टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा। अल्फा का वैल्यू है A1 कामा B1 और बीटा का वैल्यू है A2 कामा B2। ये रख दिए, अल्फा और बीटा का वैल्यू रख दिए। ए का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा A1 कामा AB1 आएगा, बी का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा A2 कामा BB2 आएगा। इसका फर्स्ट प्लस करेंगे तो A1 प्लस BA2, इसका सेकंड प्लस करेंगे AB1 प्लस BB2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हमने कुछ देर के लिए A3 नाम दे दिया, इसको कुछ देर के लिए B3 नाम दे दिया, है ना, कुछ देर के लिए केवल। इसको हमने नया नामकरण किया है A3 और इसका नया नामकरण हमने B3 किया है, इस प्रकार। तो ये हमारा A3 है और ये B3 है। अब टी ऑफ A3 B3 फिर से इक्वेशन नंबर 1 में हम आएंगे। ये देखिए, अगर यहाँ A3 B3 है तो यहाँ A3 B3 आएगा, यहाँ भी A3 B3 आएगा, यहाँ B3 आएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 का हम यूज़ करेंगे और टी ऑफ A3 B3 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा A3 प्लस B3 कामा A3 माइनस B3 कामा B3। अब A3 की वैल्यू ये रख देंगे, B3 की वैल्यू ये रख देंगे, A3 और B3 की वैल्यू हम रख देंगे, क्योंकि हमने कुछ देर के लिए इसको A3 और इसको B3 नामकरण किया था। ये A3 और B3 की वैल्यू हमारे पास है, ये हम रख देंगे। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों में A कॉमन है, इन दोनों में B कॉमन है, इन दोनों में भी A कॉमन है, इन दोनों में B कॉमन है। जो कॉमन है कॉमन निकाल लीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट एक ब्रैकेट में, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका सेकंड एक ब्रैकेट में, और प्लस का साइन है तो हमने भी प्लस का साइन लगाया। अब इन सब में A कॉमन आएगा, इन सब में B कॉमन आएगा। देखो, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट एक ब्रैकेट में किए, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका सेकंड एक ब्रैकेट में किए, और इन सब में A कॉमन है, इन सब में B कॉमन है। ये हम निकाल देते हैं, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा टी ऑफ अल्फा है, ये हमारा टी ऑफ बीटा है। तो हम देख रहे हैं टी ऑफ ए अल्फा, इसका लेफ्ट साइड ये था। देखो, इसका जो लेफ्ट साइड है वो क्या था, टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा। तो टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू आ गया ए टी ऑफ अल्फा प्लस बी टी ऑफ बीटा। दस टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अतः टी एक रैखिक रूपांतरण है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब आपको निकालना है रेंज सेट, रैंक, नल स्पेस और नलिटी, ये सब निकालना है। एक बात हमेशा याद रखना कि जो 2 डायमेंशन जैसे V2 है, इसका जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो 1001 होगा।
कोई अगर बेसिस ना बने तो ये अवश्य ही इसका बेसिस बनेगा। अगर ये 3 डायमेंशन होता तो इसका बेसिस होता 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैं आपको फिर समझाता हूँ। मान लो आपने V2 लिखा है, V2 मतलब ये 2 डायमेंशन हुआ, तो इसका स्टैंडर्ड बेसिस होता है ये होगा ही होगा इसका बेसिस 1 0 और 0 1 1 0 0 1। अगर मान लो V3 रहता तो V3 में क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये स्टैंडर्ड बेसिस होगा, ठीक है। तो V2 का ये स्टैंडर्ड बेसिस है, ये V3 का स्टैंडर्ड बेसिस है। कोई अगर बेसिस ना बने तो भी ये बेसिस अवश्य बनेगा, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है नाउ 1 0 0 1 इज अ बेसिस ऑफ V2R। V2R का ये बेसिस है, आधार है। तो T ऑफ 1 0 निकाल लेते हैं। T ऑफ 1 0 आपको इक्वेशन नंबर 1 का हेल्प लेना पड़ेगा। ये देखिए T ऑफ ए बी होता है A कामा B, A माइनस B कामा B। तो यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 0, तो 1 प्लस 0 1 माइनस 0 और यहाँ पे 0। A की जगह 1 और B की जगह 0 रखेंगे, तो इस प्रकार से आपको मिलेगा 1 1 0। फिर हम निकालेंगे T ऑफ 0 1, दूसरा नंबर है 0 1। तो T ऑफ 0 1 में फिर से वही इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे। तो 0 प्लस 1 0 माइनस 1 1, ये इक्वेशन नंबर 1 का यूज करोगे, समीकरण 1 का। तो T ऑफ 1 0 हमारे मिल गया, T ऑफ 0 1 मिल गया। तो T ऑफ 1 0 और T ऑफ 0 1 जो है ये रेंज ऑफ T के बेसिस कहलाएंगे, ठीक है। याद रखना ये 1 0 और 0 1 V2R के बेसिस है, और T ऑफ 1 0 और T ऑफ 0 1, T ऑफ 1 0 हमारा है 1 1 0 और T ऑफ 0 1 है 1 माइनस 1 0। ये कहलाएंगे इज अ बेसिस ऑफ रेंज ऑफ T। ये रेंज ऑफ T के आधार है, ठीक है। तो आपको रैंक निकालना अब आसान होगा। रैंक जो होता है इसका डायमेंशन होता है रेंज ऑफ T का। तो रेंज ऑफ T के में 2 एलिमेंट है, 1 और 2, है ना। रेंज ऑफ T में 2 एलिमेंट है, 1 2। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं इसको 3 एलिमेंट बोलते हैं। 3 नहीं, ये सिंगल एलिमेंट है, इसके 3 कोऑर्डिनेट्स है ना। ये 1 एलिमेंट हुआ, ये दूसरा एलिमेंट, 2 ही एलिमेंट है टोटल, है ना। इसके कोऑर्डिनेट 3 है, 3 टपल है, ये भी 3 टपल है। तो 1 एलिमेंट ये हुआ, दूसरा एलिमेंट। तो रेंज ऑफ T का जो बेसिस है उसमें 2 एलिमेंट है, तो इसका डायमेंशन 2 आया, मतलब रेंज ऑफ T आपका 2 आ गया। इसको रैंक बोलते हैं, रैंक ऑफ T, है ना, ऐसे बोल सकते हो। रैंक ऑफ T इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं नलिटी ऑफ T। तो नलिटी ऑफ T निकालने के लिए मैं आपको सिल्वेस्टर थ्योरम बताता हूँ। सिल्वेस्टर थ्योरम से नलिटी ऑफ T निकाल सकते हो, थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, है ना। डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल टू रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T। तो नलिटी ऑफ T इज इक्वल टू क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ, यहाँ पे U ना होकर V2 है, तो डायमेंशन ऑफ V2R माइनस रैंक ऑफ T। याद आया नलिटी सिल्वेस्टर थ्योरम? मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाता हूँ सिल्वेस्टर थ्योरम, अगर आपको याद नहीं आया होगा तो देखो मैंने ऐसे बढ़ाया था, याद करो। डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल टू था रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T। ये लीजिए, ये सिल्वेस्टर थ्योरम था, अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया ये। तो नलिटी ऑफ T कैसे निकालोगे? नलिटी ऑफ T निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायमेंशन ऑफ U माइनस रैंक ऑफ T। लेकिन यहाँ पे U नहीं है, V2R है। V2R मतलब 2 डायमेंशनल स्पेस है ना। तो नलिटी ऑफ T कैसे निकालोगे, डायमेंशन ऑफ V2R माइनस रैंक ऑफ T। रैंक ऑफ T तो निकाल चुके हो, रैंक ऑफ T 2 है, अब इसका डायमेंशन 2 है, तो 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, तो नलिटी ऑफ T 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को नल स्पेस निकालना सिखाऊंगा, नलिटी निकालना सिखा दिया, बहुत इजी है। सिल्वेस्टर थ्योरम का यूज किए, सिल्वेस्टर थ्योरम से आता है, याद रखना, है ना। कहाँ से आता है, सिल्वेस्टर प्रमेय से, अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था। अब आप लोगों को नल स्पेस निकालना सिखाता हूँ। देखिए हमने मान लिया लेट एन ऑफ T, इसको नल स्पेस ऑफ T पढ़ सकते हो, है ना, या एन ऑफ T आप रीड कर सकते हो, हिंदी में T का शून्य समष्टि। तो एन ऑफ T बी आर नल स्पेस ऑफ T का शून्य समष्टि है। तो एन ऑफ T में ऐसे एलिमेंट आएंगे जिसका T में 0 डेस होगा, जहाँ पे 0 डेस 0 वेक्टर है, 0 अवयव है V3R का। यहाँ पे ध्यान दो, हम नल स्पेस ऑफ T निकालने वाले हैं, तो इसका एक एलिमेंट मान लेते हैं अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू A कामा B, याद रखना नल स्पेस हमेशा V2R के अंदर होगा, और V2R के जो एलिमेंट है वो A B पेयर में है। तो अल्फा जो है A कामा B हमने ले लिया, ये नल स्पेस का मेंबर है, तो T ऑफ अल्फा 0 डेस आएगा नल स्पेस के डेफिनेशन से। हमने इससे एक एलिमेंट लिया है अल्फा,
है ना, इससे एक एलिमेंट लिया है अल्फा, अल्फा ए बी पेयर में है ना। तो हम इसका डेफिनेशन यूज करेंगे तो इसके एलिमेंट में जब टी ऑपरेट करेंगे तो 0 डेस आएगा, तो टी ऑफ अल्फा 0 डेस आएगा, मतलब टी ऑफ ए बी 0 डेस आ गया। अब यहाँ पर देखो टी ऑफ ए बी को इक्वेशन नंबर 1 से रख देंगे, यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से हमने रख दिया टी ऑफ ए बी इक्वल टू ए प्लस बी कामा ए माइनस बी कामा बी। इस 0 डेस को हम 0 कामा 0 कामा 0 लिखेंगे, कंपेयर करेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू 0, ए माइनस बी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, बी का वैल्यू 0 आ गया, बी का वैल्यू पुट करेंगे तो ए का वैल्यू भी 0 आएगा। तो आप देख रहे हो ए का वैल्यू भी 0 आया, बी का वैल्यू 0 आया, है ना, मतलब अल्फा का वैल्यू 0 आ गया। देखो जब ए और बी 0 आ गया तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, 0 कामा 0 आ गया, ठीक है, क्योंकि अल्फा इक्वल टू ए कामा बी बोले थे। और अल्फा किसका मेंबर है, अल्फा जो है नल स्पेस का मेंबर है, एन ऑफ टी का। तो एन ऑफ टी का जो एलिमेंट है अल्फा वह 0 0 आ गया, मतलब नल स्पेस हमारा 0 0 होगा, ठीक है। और 0 0 है इसका मतलब इसका डायमेंशन भी 0 आएगा, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, 0 है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, 0 आएगा, तो नलिटी भी 0 आएगी। नलिटी निकाल चुके हैं, आप यहाँ भी नलिटी निकाल सकते हैं, इसके पहले भी हम नलिटी निकाल चुके हैं। ये नलिटी जो है 2 - 2 0 आया, ठीक है। यहाँ भी आप नलिटी निकाल सकते हो, कैसे बता देता हूँ। इसका डायमेंशन, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, केवल 0 0 ही है, इसका मतलब इसका डायमेंशन क्या हुआ, आप लिख सकते हो, यहाँ लिख दो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी, ये 0 हुआ क्योंकि इसमें कोई मेंबर ही नहीं है, केवल 0 0 ही है। तो डायमेंशन 0 हुआ, इसका मतलब नलिटी ऑफ टी 0 हो गया, नलिटी ऑफ टी की शून्यता ये 0 है ना। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस को ही नलिटी ऑफ टी कहते हैं, ठीक है। तो ये 0 आ गया, आप लिख सकते हैं, ठीक है। हम आते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। तो ये आप लोगों के होमवर्क रहेगा, आप लोग घर में ट्राई कीजिए इसको। यहाँ पर आपको टी ऑफ ए बी की वैल्यू ए माइनस बी, बी माइनस ए दिया गया है ना। सेम वही काम करना है, आपको टी को लीनियर टर्म्स में प्रूव करना है, फिर टी का रेंज निकालना है, रेंज नल स्पेस नलिटी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया वैसे ही बनाना है, सेम टू सेम बनाना है आपको। केवल और केवल अंतर ये है टी ऑफ ए बी की वैल्यू वहाँ पर थोड़ा अलग दिया गया था, है ना, वहाँ पर ए प्लस बी, ए माइनस बी कामा बी ऐसे दिया था, यहाँ थोड़ा अंतर है, टी ऑफ ए बी चेंज है, बाकी आपको वही प्रोसेस करना है जो हमने आपको बताया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम करते हैं, चलिए ये देखिए। लेट टी बी अ लीनियर ऑपरेटर डिफाइन ऑन आर क्यूब, टी ऑफ x1 x2 x3 आपको दे दिया गया है ना। प्रूव दैट टी इज नॉन सिंगुलर एंड इन्वर्टिबल, नॉन सिंगुलर एंड इन्वर्टिबल, फाइंड द फार्मूला फॉर टी इनवर्स। चलिए हमें यहाँ पर टी के बारे में दे दिया गया है, हमें ये बताना है टी नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर हिंदी में बोलते हैं अविचित्र, ठीक है, और इन्वर्टिबल को हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमणी, और साथ ही टी इनवर्स के लिए सूत्र ज्ञात करना है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा नॉन सिंगुलर कैसे प्रूव करते हैं, इन्वर्टिबल कैसे प्रूव करते हैं, और टी इनवर्स भी निकालना आपको सिखाऊंगा, सारी चीज़ें भी सिखाने वाला हूँ। टी आप x1 x2 x3 आपको दे दिया गया क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आप लिखो इट इज़ गिवन दैट, यह दिया गया है कि टी आप x1 x2 x3 इक्वल टू ये आपको दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1 दे दिए, ठीक है। नल स्पेस का डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, नल स्पेस में ऐसे एलिमेंट आएंगे जिसका टी में 0 होता है, ठीक है। नल स्पेस में ऐसे एलिमेंट आएंगे जिसका टी में क्या होता है, 0 होता है, मतलब अगर टी आप x1 x2 x3 0 है तो ये जो x1 x2 x3 है ये नल स्पेस का एलिमेंट होगा। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर टी आप x1 x2 x3 इक्वल टू 0 को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं x1 x2 x3 वैल्यू क्या आता है। तो जब हमने टी आप x1 x2 x3 इक्वल टू 0 लिया, इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से मिल गया, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो इतना इक्वल टू भी 0 आएगा, इतना इक्वल टू भी 0 आएगा, इतना इक्वल टू भी 0 आएगा। सॉल्व करेंगे तो x1 भी 0 आ रहा है, x2 भी 0 आ रहा है, x3 0 आ रहा है, तीनों 0 आ रहा है, मतलब हमारा जो नल स्पेस है उसमें केवल एक ही एलिमेंट है 0 0 0, मतलब कोई एलिमेंट 0 ही है, कोई एलिमेंट नहीं मान के चलो, 0 मतलब 0 को हम एलिमेंट नहीं मानते हैं ना, तो नल स्पेस में 0 0 0 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि नल स्पेस में एक भी एलिमेंट नहीं है। जब नल स्पेस 0 आ जाए, याद रखना, जब नल स्पेस 0 आ जाए तब हम इस टी को नॉन सिंगुलर कहते हैं। नॉन सिंगुलर कब कहोगे, जब नल स्पेस की वैल्यू 0 आ जाए।
अगर नल स्पेस में कोई जीरो ना आके कोई दूसरा एलिमेंट आ जाता, जीरो नहीं होता मतलब नॉन जीरो होता, अगर ये नल स्पेस नॉन जीरो होता तो इस टी को हम सिंगुलर बोलते। सिंगुलर, सिंगुलर कब बोलते? जब ये नॉन जीरो आता तब। लेकिन नल स्पेस जीरो आ गया तो हम इसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर। फिर से बता देता हूँ, नॉन सिंगुलर को हिंदी में अविचित्र कहते हैं। तो नॉन सिंगुलर कैसे प्रूव करोगे? आपको नल स्पेस को मतलब शून्य समष्टि को जीरो लाना पड़ेगा। अगर शून्य समष्टि जीरो आ जाए तब ये टी नॉन सिंगुलर कहलाएगा, अविचित्र कहलाएगा। लेकिन अगर ये नॉन जीरो आ जाता, नॉन जीरो मतलब इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आता, ठीक है, उस केस में ये टी जो है सिंगुलर कहलाता, विचित्र कहलाता। ठीक है, तो याद रखना नॉन सिंगुलर कैसे प्रूव करना है। अब हम आते हैं टी इनवर्स का फार्मूला। ठीक है, टी इनवर्स निकलेगा मतलब टी इन्वर्टिबल हो जाएगा। यहाँ पर देखो हमें बताना है टी इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल तभी बता पाएंगे जब टी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर टी इनवर्स एग्जिस्ट करता है मतलब टी क्या कहलाएगा? इन्वर्टिबल कहलाएगा। तो टी इनवर्स निकालते हैं। तो हमने मान लिया टी इनवर्स आप x1 x2 x3 इक्वल टू y1 y2 y3 मान लिया, ये हमने एग्ज्यूम कर लिया है। तो टी ऑफ y1 y2 y3 इक्वल टू x1 x2 x3 आ जाएगा। अब टी ऑफ y1 y2 y3 इक्वेशन नंबर 1 से मिलेगा। ये यहाँ y1 y2 y3 रख दो, यहाँ y1 y2 जहाँ जहाँ x1 वहाँ y1 लिखो, जहाँ x2 y2 जहाँ x3 y3। ये इक्वेशन नंबर 1 से टी ऑफ y1 y2 y3 मिल जाएगा। फिर कंपेयर करेंगे, इसका पहला इसका दूसरा। कंपेयर करने के बाद में आपको y1 y2 y3 की वैल्यू निकालना है। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और y1 y2 y3, y1 की वैल्यू आया 1/9 4x1 + 2x2 - x3। वैसे y2 की वैल्यू हम निकालेंगे और y3 की वैल्यू हम निकालेंगे। तो y1 y2 y3 तीनों हमने निकाल लिया, सारे वैल्यू मिल गया। तो y1 y2 की वैल्यू आया 1/9 8x1 + 13x2 - 2x3। वैसे y3 आएगा 1/9 -3x1 - 6x2 + 3x3। तो y1 y2 y3 मिलने के बाद में आपको टी इनवर्स ऑफ x1 x2 x3 मिल जाएगा। ठीक है, y1 की वैल्यू रख दो, y2 की वैल्यू रख दो, y3 सब में 1/9 कॉमन था, बाहर कर दिए। इस प्रकार से टी इनवर्स आपको मिल जाएगा। चूंकि टी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, विद्यमान है, इसी कारण टी जो है इन्वर्टिबल है, व्युत्क्रमणीय है। ठीक है।